इकोनॉमिकली तो कोलैप्स कर गया था ना श्रीलंका। और फिर हमने देखा करप्शन है, इन्फ्लेशन है, एलीट कैप्चर है, पुअर लीडरशिप है। लेकिन ये जो अपराइजिंग शुरू हुई ना, ये ट्रिगरिंग पॉइंट नेशनलिज्म था उनका। एग्जैक्टली नेपाल के जो यूथ है वो रशिया यूक्रेन वार में लड़ने जा रहे एग्जैक्टली वो यूक्रेन की तरफ से जाके लड़ यूक्रेन रहे की हैं। तरफ से लड़ने जा रहे हैं। क्यों? उनको $4,000 से ज़्यादा जो है एक मंथ में बन रहे थे। उधर जॉब्स की कमी कितनी % तक बढ़ गई होगी कि आप इन स्टेप्स तक जा रहे हैं। आप गवर्नेंस को ध्यान में नहीं रखते, आप प्लानिंग नहीं करते कि जब एक्सपीरियंस लोगों का ये मतलब नहीं कि पुराने चेहरे ही हैं तो एक्सपीरियंस है। सार्कास्टिकली अगर किसी ने कोई बात कर दी है, मैसेज तो वो भी जा रहा है ना। ज़्यादातर नॉन पार्टीजन मूवमेंट्स थे। प्रेस फ्रीडम देखें हम, उसमें भी पीछे हैं। करप्शन में हम बहुत आगे हैं। साउथ एशिया के नेशंस में अभी ये फियर बैठ गया है कि अब ये इश्यूज जो है ना वो अपराइजिंग क्रिएट करेंगे। हमारे यहाँ 1984 में ज़िया साहब की मेहरबानी से स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई। देखें, डेमोक्रेटिक जो कल्चर है ना वो बनता ही ऐसे है कि एक जो ड्यू प्रोसेस है आप उसको कंटिन्यू रहने दें, उसको ग्रो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डायलैक्टिक्स की डायलॉग सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है जेन ज़ी एंड पॉलिटिकल एक्टिविज़म। ख़ासकर इसे अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या वाकई जेन ज़ी जो है वो पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर रही है या यकसर तब्दील करने जा रही है। और रिसेंटली जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो जिसमें हम बात करें श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश, फिर रिसेंटली जो इंडिया के अंदर एक मूवमेंट आई नीट एग्ज़ाम्स जो लीक हुए उसके ऊपर, तो इसके आइंदा क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत से सवाल उठते हैं कि पाकिस्तानी जेन ज़ी कहाँ है। और हमने देखा कि बहुत सारी मीम्स वगैरह भी इसके ऊपर बनती रही हैं। तो इसके लिए आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं हमारे लतीफ़ उबैद। कैसे हैं लतीफ़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम और थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारा दूसरा एपिसोड है इसमें साथ में, तो हम जेन ज़ी के ऊपर बात करेंगे। और हम शुरू करते हैं कि जेन ज़ी हम किसको कहते हैं। हाँ जी, जेन ज़ी जो जितना मुझे पता है, जेन ज़ी वो जनरेशन है जो 1997 के बाद और 2012 के पहले पैदा हुई है। हम उसको जेन ज़ी जो है ना उसका नाम देते हैं। और आज के लिहाज से हम देखें तो जो जेन ज़ी वर्ड है वो पॉलिटिकली उसको बहुत ज़्यादा अलाइन किया जाता है क्योंकि वो पॉलिटिकली अवेयर ज़्यादा हैं दूसरी जनरेशन से, ये कहा जाता है। और आर्गुमेंट है ड्यू टू सोशल मीडिया वो सोशली भी अवेयर बहुत ज़्यादा हैं, सोशल इशूज़ से, पॉलिटिकल इशूज़ से बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आसपास के जो कंट्रीज़ है हम उसमें जेन ज़ीज़ का जो है ना एक अपराइजिंग देख रहे हैं और अपने राइट्स के लिए, कुछ सोशल इश्यूज़ के लिए, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए वो उठ रहे हैं और कुछ वो मांगे कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जेन ज़ी जो रेवोल्यूशंस है, स्पेशली अगर हम श्रीलंका से शुरू करें 2022 में जो आया, तो आप क्या समझते हैं कि वो काजेस क्या थे जिन्होंने ना मजबूर किया जेन ज़ी को कि वो अपने हक के लिए उठें? जी अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको कंटेक्चुअलाइज़ करें ना, ओवरऑल ही पहले हम श्रीलंका की चलिए बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो मसाइल जिनका सामना करना पड़ा था, आपको पता है कि वो बिल्कुल एक इकोनॉमिकली तो कोलैप्स कर गया था ना श्रीलंका। और फिर हमने देखा करप्शन है, इन्फ्लेशन है, एलीट कैप्चर है, पुअर लीडरशिप है। तो सबसे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो थी कि एक पॉलिटिकल अवेकनिंग वहाँ पे हमें नज़र आई कि वो लोग जो थे ऐसे, ये कोई नए मसाइल नहीं है, ये मसाइल हर मुल्क में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी ये इश्यूज़ हैं। लेकिन वो लोग जो थे वो इतने पॉलिटिकली अवेयर थे कि उनको ये महसूस हुआ, ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एक चेंज लेके आना है। और आई थिंक यही वो वजह थी, वो सिनेरियो था, वो हालात थे कि जिन्होंने उन्हें पुश किया कि आप जो है वो बाहर निकलें और अपने हकूक़ के लिए। और आपने देखा कि वहाँ पे जिस तरह बंदर नाइक्स या राजापक्षा की बात करें, वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो मुसलसल वहाँ पे रूल कर रहे हैं और कोई एक चेंज नहीं आ रहा, वही पुराने चेहरे हैं जो तब्दील हो रहे हैं। तो उससे
फिर ऑब्वियसली लोग फेडअप हो चुके थे और इतना फेडअप हुए हैं कि आपने देखा कि वो प्रेसिडेंशियल हाउस जो था, प्रेसिडेंट हाउस, उसके ऊपर भी हाँ, वो जो एंगर है ना, एंगर बहुत ज़्यादा था, बढ़ती जाती है। जो आपको एक ट्रिगर चाहिए होता है, एग्जैक्टली, और वो ट्रिगर आप उसको दे देते हैं कोई कानून पास करके। हाँ जी, आप उनको दे देते हैं कोई डेट बढ़ा के, या इतने बढ़ जाते हैं, या ये होता है कि वो पॉलिटिकल एलीट अपनी हठधर्मी से मजबूर कर देती है कि हम आपको बॉदर ही नहीं कर रहे, आप जो मर्जी कर लें, आप क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। एटीट्यूड है ना कि वी डोंट केयर, वो ट्रिगर पॉइंट होता है, एग्जैक्टली। तो आपने फिर देखा कि यही सूरत हाल फिर बांग्लादेश में हुई। अब बांग्लादेश में आप देखेंगे इसमें अच्छा हम बात करें, वो उसके कॉजेज़ तो हैं, चूँकि हसीना वाजिद जो थी वो उसने कोई 15 साल मुसलसल हुकूमत की है वहाँ पे, लेकिन क्या एक अथॉरिटेरियनिज्म आप समझते हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी? देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जेनजी रेवोल्यूशंस या अपराइजिंग्स यहाँ भी हुई हैं, जी जी, आपको एक कॉमन कॉजेज़ भी नज़र आएंगे, हाँ एक यूनिक जो है ना वो चीज़ें भी नज़र आएंगी। एग्जैक्टली। बांग्लादेश में अगर हम देखेंगे, आप देखें हर मुल्क में जो पेट्रियाटिज़म है ना, नेशनलिज्म, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हाँ जी, लेकिन ये जो अपराइजिंग शुरू हुई ना, ये ट्रिगरिंग पॉइंट नेशनलिज्म था उनका। एग्जैक्टली, जो उन्होंने एक कानून पास किया कि 30% जो कोटा है वो जॉब्स में हम रिजर्व करेंगे उनके लिए जो 1971 वॉर वेटरन्स जो थे लड़े थे। आप देखें, पहले ही नॉन मुस्लिम की कोटा होती है, आप फीमेल को कोटा देते हैं क्योंकि उनको एक पुश चाहिए होता है, ठीक है, और ऊपर से आप 30% कोटा दे दें उसको 1971 वॉरियर्स को, तो उसके बाद ओपन मेरिट तो बचती नहीं है, 44% जस्ट 44%, उसमें भी आप कुछ पोर्शन रूरल अर्बन बना लें तो फिर उससे भी कम हो जाता है। ये तो ट्रिगर था जी, लेकिन वो ये भी देखते आ रहे थे कि 10-15 सालों से एक ही जो ना गवर्नमेंट जा रही है, और जो डिमांड्स हैं, जो इश्यूज हैं, उन वो किसी को बादर नहीं कर रहे, और ऑपोजिशन को वैसे दीवार के साथ लगाया हुआ है, दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो ये जनरेशन ने ये चीज़ें देखी, उनको एक ट्रिगर मिला ये, जी, तो वो उनके खिलाफ जो ना उठ पड़े। और आप देखें कि वो जब नेशनलिज्म या पेट्रियाटिज्म का कोई आर्गुमेंट देती थी गवर्नमेंट, तो वो नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म के ही खिलाफ उठते थे। झंडे उनके पास फिर भी बांग्लादेश के थे, लेकिन वो कहते थे ये जो आप पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म बता रहे हैं ये गलत है, ये वो नहीं है जो हम समझते हैं। हाँ, वो आप इश्यूज को दबा के पेट्रियाटिज्म को उठा रहे हैं। स्टेट का और सिविल सोसाइटी का पेट्रियटिज्म जो है ना, उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ है। जो मेरे नज़दीक पेट्रियटिज्म है, हो सकता है कि रियासत के नज़दीक वो गद्दारी हो। बिल्कुल, जो वहाँ पे हमने सूरत हाल देखी कि आपको पता है कि जमात इस्लामी के साथ खासकर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल हुआ था। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के अंदर बहुत जो एक वो सबसे इंटरेस्टिंग उसका आउटकम निकला वो ये कि एक 35 ईयर्स ओल्ड यंगेस्ट एक उनका जो है वो आप कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर आया। और वो नेपाल में जो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वैसे जो इश्यूज आप दूसरे मुल्क में देख रहे हैं वो आपको नेपाल में भी मिलेंगे, लेकिन नेपाल में ये था कि उनको इतनी जॉब्स की कमी थी कि आप कुछ न्यूज़ आई थी रिसेंटली कि नेपाल के जो यूथ है नेपाल की, वो रशिया यूक्रेन वार में लड़ने जा रहे हैं। वो यूक्रेन की तरफ से जाके यूक्रेन की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। क्यों? उनको पता है रशिया की तरफ से भी लड़ने जा रहे थे शायद। मोर देन 20% अनएम्प्लॉयमेंट। तो उनको $4,000 से ज़्यादा जो है एक मंथ में बन रहे थे। वो जो मेरे ख्याल से 5 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं नेपाली में। तो वो आप देखें कि उधर जॉब्स की कमी कितनी % तक बढ़ गई होगी कि आप इन स्टेप्स तक जाए। और ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था कि आपने सोशल मीडिया बंद कर दिया। एग्जैक्टली। तो हम देखें आजकल सोशल मीडिया कमाने का जरिया भी बन गया है, ठीक है सर। तो जो थोड़े बहुत बची थी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ वो भी आपने ख़त्म कर दी। 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने बंद कर दिए, तो उनको ट्रिगरिंग पॉइंट मिला और वो उठ गए। और उसमें आप देखें ना कि जेनजी का तो ताल्लुक इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गहरा है। आप देखें कि ये जो नेपाल में अपराइजिंग हुई तो जब इंटरिम गवर्नमेंट की बात आई ना कि इंटरिम गवर्नमेंट को सेट करना है, क्योंकि इलेक्शन से पहले इंटरिम गवर्नमेंट लाजमी होती है अफेयर्स रन करने के लिए, तो एक ऐप है डिस्कॉर्ड। अच्छा, ठीक है। और डिस्कॉर्ड ऐप पे जो मोस्टली ये गेमिंग ऐप्स हैं, कुछ स्ट्रीमर्स जो है ना इस पे डिस्कशन करते हैं या कुछ ऐसी ऐप है। तो उन्होंने जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो वोटिंग
की और इलेक्शन करवाई तो वो उससे की, और उधर डिस्कॉर्ड पे उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट की, और उधर 10,000 जब वोट्स मिले एक पर्टिकुलर, और वो फार्मर रेपर था कोई, तो उनको जब 10,000 वोट्स मिले तो उनको उन्होंने बलिंद्रा शाह, हाँ, तो इलेक्शन, उसके बाद इलेक्शंस हुई। हम देखते हैं ये, हम काउंट करें अगर श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, मैं ये भी समझता हूँ कि ये सारे इंडिया में हुआ अभी कॉकरोच जनता पार्टी, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये सारे जो है ना अपराइजिंग हुई और बिल्कुल मेरिट पे हुई। उनके काजेज़ बिल्कुल, आप जिनके भी काजेज़ देखें, इवन इंडिया के देखें, एजुकेशन के बेस पे हुई, तो काजेज़ बहुत अच्छे थे उनके। अच्छा, एक और इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसके तबसरा कीजिए कि जब हम बात करते हैं, अभी हमने बांग्लादेश की, नेपाल की बात की या श्रीलंका की बात की, तो हमने एक पॉलिटिकल चेंज देखा, ठीक है। अगर हम देखें उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे कि क्या आउटकम जो थे वो जेनजी को कितना फ़ायदा हुआ, या यूथ जो चाहती थी वो उनकी जो डिमांड्स हैं वो उनको एड्रेस किया गया, कैटर किया गया, नहीं किया गया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जहाँ पे मोदी जो है अब मुसलसल कई साल से हुकूमत कर रहा है, और वो जो एक सेकुलर कंट्री कहा जा सकता था, और जिसे कहा जाता था कि दुनिया की बहुत एक बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी अथॉरिटेरियनिज़म पे और सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ही लोगों को। इंसर्जेंसीज़ की या सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो अब जिस तरह दिल्ली है ना, वहाँ पे जंतर मंतर जो एक वहाँ पे फिर वो जो सोनम वांगचू वहाँ पे आए, 26 दिन की हंगर स्ट्राइक थी उनकी, लेकिन एक हद तक तो चलो वो उन्होंने ये अपनी मांगे पूरी कर ली कि गवर्नमेंट तो जो है वो एक दफ़ा तो मेरा ख्याल है उनको होश आया होगा, मोदी को कभी इतना टफ टाइम नहीं दिया गया, लेकिन उस टाइप की उस तरह के रिज़ल्ट्स वहाँ नहीं मिले जो बाकी ममालिक के अंदर देखे हमने। चलें, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर दिया उसने, और उसमें भी हुआ ये कि जो एजुकेशन मिनिस्टर पहले था वो आई थिंक MA पास था, और अब जो लगाया वो BA पास है। देखें, पहली बात तो ये, अगर ज़्यादा देर गवर्नमेंट किसी को भी मिल जाए, 5, 10, 15 साल, मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अथॉरिटेरियन बन जाते हैं। हाँ जी, जब उनको यकीन आ जाए तो हमारे पीछे कोई नहीं है, और हम गवर्न करने के। और मैं मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडिया का जो स्पेशली केस है, मैं समझता हूँ कि अथॉरिटेरियन से ज़्यादा वो फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं। हाँ। और आप देखें, हिंदू मुस्लिम ये एक मुद्दा है जो उन्होंने पकड़ा हुआ है बीजेपी ने, हाँ जी, और वो उसी को प्रोपोगेट करते जा रहे हैं, और वो डिवीजन और फैक्शंस जो पैदा, पोलराइजेशन जो पैदा हो रही है सोसाइटी में, वो अब देखें जो उनकी जो अपराइजिंग हुई है जेनजी की इंडिया में, जो उनकी बेसिक डिमांड ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो पेपर लीक हुए थे उस पर अकाउंटेबल हो, और उस अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे वो रिज़ाइन करें। जी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि रिजिग्नेशन मिल गया, लेकिन जो हम आउटकम्स दूसरे कंट्रीज़ में देख रहे हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ था ये, क्योंकि गवर्नमेंट वहीं के रहे। हालांकि पॉइंट तो एक ही था, कोई ना कोई एक ही पॉइंट होता है ना ट्रिगर करने का। वहाँ पे एग्जाम्स थे, क्योंकि 20 सुसाइड्स हुई, बिल्कुल एलिजिडली 20 जो थे नीट के, वो जो बेचारे एस्पायरेंट्स जो थे, वो जो भी, तो हम अगर आउटकम को देखें तो ये सही बात है, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन तो कर लिया, लेकिन आप ये देखें उसके जगह पे आया कौन है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल उठता है जी, वो सवाल अक्सर ये हमारे यहाँ भी डिबेट्स होती हैं कि चलें जेन जी जो है या यूथ मूवमेंट्स इस तरह की रन कर भी ले, उनको लीड कर भी ले, लेकिन इसके बावजूद जब गवर्नमेंट्स बनती हैं तो तब तो मतलब ये उस तरह से इमर्ज नहीं होते कोई एक पॉलिटिकल पावर की सूरत में कि वो हुकूमत बना सके। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में अब हुकूमत जो है वो उन नौजवानों की नहीं है, मतलब जो नेशनल सिटीज़न पार्टी थी वो शायद इसकी वजह थी कि वो अभी फर्स्ट टाइम था उनका इलेक्शन में, उनकी वो लोकल ग्रास रूट लेवल पे नहीं, ऐसे है ना, क्या वजह है? ऐसे है कि जो आप इश्यूज़ को तो देख रहे हैं और जो अंदर से गुस्सा होता है वो आपको आता है कि इश्यूज़ कितने हैं। आप गिनते हैं कि इश्यूज़ कम होने के नाम नहीं लेते, ठीक है,
फिर हम अपराइजिंग जब होती है उन इश्यूज़ के बेसिस पे होती है। यहाँ पर जो कमी रह जाती है वो ट्रेनिंग की। हाँ आप जी। गवर्नेंस को ध्यान में नहीं रखते, आप प्लानिंग नहीं करते प्लानिंग कि नहीं जब करते। फॉर एग्जांपल हम अगर ये अपराइजिंग जीत जाती है, हमारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी टॉपल हो जाती है, तो उसके बाद आप अपनी गवर्नेंस जब लाएंगे, अपनी गवर्नमेंट जब लाएंगे, वो आपकी गवर्नेंस कैसी होगी, आपका अगला लाहे अमल क्या होगा। मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो उनका ये था कि बेशक जैन जी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और वो मेरिट पे लड़ रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट रन करने की बात आती है तो आपको एक्सपीरियंस जो है ना रिक्वायर्ड होता है। फिर ये है कि वो उस जनरेशन को जो अपराइजिंग है उनको देखना चाहिए कि ये कौन सा फैक्शन है जो ऑनेस्टली इस चीज़ को रन कर सकता है। आप उनको नज़र में लाएं, एक प्लानिंग होती है, आप उसको प्लान करें, फिर ही हो सकता है कि आप ये अपराइजिंग कामयाब होने के बाद भी जब आप गवर्नमेंट में जाएं तो आपकी गवर्नेंस बेहतर हो। और वैसे भी ये जो इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इशू है और दूसरे सोशल इश्यूज़ हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अगले दिन गवर्नमेंट में आ जाऊं और तीसरे दिन मैं कोई फैसला करूं और चौथे दिन पूरे मसले हल हो जाए, ऐसे नहीं हो सकते। डेफिनेटली दे विल टेक टाइम जी। तो एक पेशेंस होनी चाहिए उनमें, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए जो इन मसलों को देखें और उनको हल करने के लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट हाँ, ना लेकिन एक्सपीरियंस लोगों का ये मतलब नहीं कि पुराने चेहरे ही हैं तो एक्सपीरियंस है। नहीं बिल्कुल ये मतलब हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जनरेशन में रीजन की बात की जाए, साउथ एशिया को अगर खासकर अंडरस्टैंड करें तो वहाँ पे ये है कि जितने पुराने लोग हैं उतने ही सीजन पॉलिटिशियन कहलाएंगे, उतने ही एक्सपीरियंस कहलाएंगे, हम तजुर्बाकार हैं। हाँ, मेरे ख्याल से नेपाल में था ना जहाँ गवर्नमेंट टॉपल होती जा रही थी। नेपाल में आप ये देखिए ना कि तो वो तंग आ रहे सारे 2008 में मोनार्की वहाँ पे जो है उसका खात्मा हुआ है और उसके बाद ओलिगार्की एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद उसी से वो फेडअप हो गए थे कि एक तो ये गवर्नमेंट टिक नहीं रही, दूसरा जो है ना ये नेपोटिज्म भी है। वो जो नेपो के अच्छा इसने भी बड़ा ट्रिगर किया था कि वो जो अशराफिया है उनके बच्चे वो बड़े ये तो कैंपेन चली थी उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसलिए तो बैन हुए थे। अच्छा वो 26 जो बैन हुए थे ना उसकी टिकटॉक नहीं बैन हुआ, टिकटॉक नहीं, और उस टिकटॉक पे फिर वो कैंपेन चलाई। बिल्कुल। अच्छा अब इसमें ना बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब इंडिया में भी हो रहा था तो हमारे यहाँ बहुत सारी ना मीम्स बनी है। पाकिस्तानी है हम, मीम्स में तो हम चार हाथ आगे होते हैं तो वो उसमें सार्कास्टिकली अगर किसी ने कोई बात कर दी है तो लेकिन मैसेज तो वो भी जा रहा है ना, वो भी तो एक प्रोटेस्ट है ना। आजकल ये जो ना नया अवेयरनेस तो है मोडियम बन रहा है, हम अगर नहीं कर रहे ट्रांसफर करने हम अगर नहीं कर पा रहे तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। वो आपने उस तरह की बहुत सारी मीम्स देखी होंगी। तो अच्छा इसमें एक पाकिस्तान की अगर बात करें हम तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एक नुकता वो ये है कि जहाँ जहाँ पे मोमेंट्स इस तरह की जो हैं वो हमने देखी हैं, जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर नॉन पार्टीजन मूवमेंट्स थी। मतलब वो कोई एक कॉज थी, कॉमन कॉज थी और उसके ऊपर लोग जो है वो बिला तफरीक, और वो कामयाब भी तभी हुई हैं। अगर वो एक पार्टीजन हो जाते तो वो कभी कामयाब। हमारे यहाँ शायद मसला ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर वो आज उसके ऊपर बुरा वक्त आया है तो उसके सपोर्टर्स जो हैं वो ऑब्वियसली कैंपेन भी करेंगे, उनकी भी डिमांड्स होंगी, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो कमज़ोर हो जाएंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा वो आप कह लीजिए कि पोलराइजेशन हो चुकी है हमारे यहाँ तो वो एक अजीब सा एक साइकिल है यहाँ पे चल रहा। अच्छा दूसरी बात अगर आपसे पूछूं तो और कौन सी वजूहात हो सकती हैं? क्या इसके अंदर स्टेट स्ट्रक्चर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि बाज़ स्टेट्स होती हैं वो अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनको कुछ पॉलिटिकल स्पेस दे देती हैं, बाज़ टॉलरेट नहीं करती। जिस तरह अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक पाकिस्तान का अगर शुरू से देखा जाए तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योरिटी बेस्ड है, ठीक है। हम हर चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी के पैराए में देखते हैं और अगर यहाँ पे भी वही सूरत हाल है ना कि कहीं पे वो पैट्रियटिज़म वाली कि उनके स्टेट के पैट्रियटिज़म की डेफिनेशन और होगी और जो कह रहे हैं या मुतालबात कर रहे हैं उनको मे भी स्टेट के नज़दीक गद्दार कहा जाए या उनको रॉ के एजेंट्स कहा जाए, लेकिन हो सकता है कि वो भी अपनी जगह पे ठीक हों, वो भी उतने ही मुहिब वतन हों, वो भी मुल्क के लिए उतना ही दर्द रखते हों। हम ऐसे देखते हैं ना इसको कि हम अगर दूसरे कंट्रीज़ में जो रीजन्स बने हैं
वो एक अपराइजिंग थे। जी। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या वो सिचुएशन जी है। जी। तो हम देखते हैं अगर दूसरे किसी कंट्री में जॉब का इशू था, हम्म। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, आप देखें पाकिस्तान में भी आपको इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। बहुत से कॉमन चीज़ें हैं, टॉप कॉमनैलिटीज़ ब्रास है बहुत जो हैं। स्टूडेंट्स का जो हाईली इंटेलिजेंट है, बिल्कुल। तो उनको फिर यहाँ भी एलीट इंटेलेक्चुअल है। कैप्चर है। हाँ, ये भी है। तो आप देखें कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है ना कभी-कभी इंटरनेट बंद कर देती है। बल्कि वो जो किसी कंप्लेंट फायरवॉल की वजह थी से। उसका नुकसान हाँ। हुआ, सरकारी ख़जाने को भी हुआ। और मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो फ्रीलांसर्स थे उनका चूँकि नेटवर्क एक अच्छा इंटरनेट नहीं मिला, बड़े लोग जो हैं और जॉबलेसनेस हुई है वहाँ पे बहुत प्रेस ज़्यादा। फ्रीडम देखें, हम उसमें भी उसमें पीछे भी हम हैं। पीछे हैं। करप्शन में हम बहुत आगे हैं। गवर्नेंस की बात करें तो बैड गवर्नेंस में गवर्नेंस हम है। कम हैं। तो ये सारे इश्यूज़ मैं समझता हूँ एग्जिस्ट करते हैं। हाँ। जब आती है अपराइजिंग की बात ना, देखिए हर जगह पे अपराइजिंग एक बेस्ट चीज़ तो नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अपराइजिंग की बात है, हमारे अब ये फियर बैठ गया है स्टेट्स में, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, साउथ एशिया में स्पेशली अगर मैं बात करूँ, क्योंकि साउथ एशिया में हम जो कल्चर हैं वो अलाइन करते हैं काफ़ी। साउथ एशिया के नेशंस में अब ये फियर बैठ गया है कि अब ये इश्यूज़ जो है ना वो अपराइजिंग क्रिएट करेंगे। जी जी। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ इस फियर से ज़्यादा जो है ना एक अवेयरनेस फैलनी चाहिए कि ये इश्यूज़ जो है ना वो इस जनरेशन के लिए वो अहमियत रखते हैं। आप उनसे आप उनको प्रीएम्प्ट करके prolong उनको नहीं कर सॉल्व सकते, करने की कोशिश करें। आप उनको किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं। आप मसला ये है कि रिश्ता दीवार नहीं पड़ते हाँ। हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना, वो ये कि अगर देखा जाए कंपैरेटिवली इंडिया में भी हमने देखा है हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस के हालात क्या हैं। हमारे यहाँ 1984 में ज़िया साहब की मेहरबानी से स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर उनको ऑब्वियसली पॉलिटिकली इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन वो ये नहीं देखते, वो अब ये आर्गूमेंट देते हैं कि ये सियासी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वेपनाइजेशन का कल्चर आता है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमने जो लोग जो पॉलिटिकली अवेयर हैं, जो समझते हैं कि सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनकर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों इस्तेमाल हों या वो जो है वो वेपनाइजेशन की तरफ जाएं। तो ये तो मुझे लगता है कि एक रियासत शायद इस मैं तो समझता हूँ ये जो यूनियन स्टूडेंट यूनियंस का जो इशू है, जो स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में है, तो मैं समझता हूँ इनमें जो डेमोक्रेटिक कल्चर है ना वो उसको वो कंटिन्यू या उसको ग्रो करने किसी ने दिया नहीं। वो तो उसको टाइम नहीं मिला कि वो ग्रो कर पाए। वो तो मैं अगर सॉरी आपकी बात अगर काट रहा हूँ तो उसमें तो हम इसको जनरली भी देखें पाकिस्तान में तो डेमोक्रेटिक कल्चर को कब हमने पनपने दिया है। नहीं, हमारे यहाँ मतलब जो ख्याल ये मोमेंट पाया जाता है कि आपको याद है अयूब खान जो था वो ये समझता था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये जो हमारे शहरी हैं, ये जमहूरियत इनके लिए नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। और हमने उसके बाद भी काबिल नहीं समझा। हालांकि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप इलेक्शंस करवा रहे हैं, टाइमली मुल्क में इलेक्शंस हो जाएं, वो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं अपनी टर्म्स पूरी करें, एक प्रोसेस के थ्रू हर चीज़ चलती रहे विदाउट एनी मतलब कि उसको रिस्ट्रिक्शन अगर हम चलाते रहें तो एट दी एंड कोई आउटकम तो निकलता है। और यही सूरत हाल स्टूडेंट्स की है। देखें डेमोक्रेटिक जो कल्चर है ना वो बनता ही ऐसे कि एक जो ड्यू प्रोसेस है आप उसको कंटिन्यू रहने दें, उसको ग्रो करने दें। हम ये कैसे कहते हैं? डेफिनेटली हर स्टेट में इश्यूज होती हैं। वो आमिर खान का डायलॉग है कि कोई स्टेट जो है ना परफेक्ट नहीं होती। हाँ। तो हर स्टेट में इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर ये इश्यूज नेचुरली सॉल्व हो प्रोसेस के थ्रू, सलमान रशीद साहब आ जाता है। सलमान रशीद साहब के साथ पॉडकास्ट ही तो उन्होंने कहा कि स्टेट्स जो हैं वो स्टूपिड होती हैं तो मुझे याद आ गया। अच्छा, इसमें ना मैं अभी रिसेंटली पढ़ा था जेन ज़ी के कॉन्टेक्स्ट में ही, जाहिद हुसैन साहब का आपको पता होगा, डॉन में लिखते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं। हाँ। तो उन्होंने बड़ी पते की बात की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए ना तो अराउंड 70 मिलियन जेन ज़ी है, पॉपुलेशन का हिस्सा है। और उनको भी उसी तरह की जिस तरह भी बात करें कि वो तो उनका कहना है कि पॉलिटिकली इकनॉमिकली जो है जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ पे मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ जो हैं वो उसके ऊपर कदगने हैं। तो जो सूरत हाल पैदा हो रही है तो उनका ये कहना था कि हमारी रियासत को जो है वो सीखना चाहिए कि जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, जो सूरत हाल अभी कश्मीर में पैदा हुई है, मतलब कि
मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ का हल जो है वो वायलेंस नहीं है, डायलॉग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपको हमेशा चाहे रियासत है चाहे दूसरे फ्रीकैन हैं, उनको हमेशा डायलॉग का जो रास्ता है ना वो उसको खुला रहना चाहिए। ठीक है, वो एक स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को। और फिर हमने देखा KPK के अंदर जो इस वक्त दोबारा इंसर्जेंसी हम देख रहे हैं, तो मुल्क में ओवरऑल इस तरह की जो सूरत हाल जिसका उन्होंने एक नक्शा खींचा जाहिद साहब ने, तो उनका ये कहना है कि ये एक इशारा है बेसिकली, अगर मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये एक पुश बैक है अगेंस्ट दी एलीट डोमिनेटेड पावर स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में मौजूद है। तो जो समझने वाले हैं उनको समझना चाहिए। मैं वही पहले बात कर रहा था कि हमारा जो इधर एलीट का या गवर्नमेंट का स्टेट का जो रिएक्शन होता है ना, वो फियर होता है। फियर है। मैं समझता हूँ इसका रिएक्शन फियर नहीं, लेकिन प्रीएम्प्ट करके ये सोल्यूशन होना चाहिए कि उन जो इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, नहीं वो ऐसे वो जो फियर के बाद वो जो फियर के बाद जिसे आप कह रहे हैं ना कि वो रिएक्शन जो है वो बेसिकली उनके नज़दीक सोल्यूशन होता है ना। मसला ही है, देखें आपने देख लिया ना, और वो सोल्यूशन नहीं है। श्रीलंका में देख लिया, वो सोल्यूशन नहीं है। बांग्लादेश में देख लिया, हम हंड्रेड्स के तादाद में वो डेथ्स हुई हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं बना हुआ। नेपाल में आपने देख लिया, सोल्यूशन नहीं बना। इंडिया में आपने देख लिया, सोल्यूशन नहीं बना। तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है और मैसेज है कि ये सोल्यूशन कहीं भी नहीं है। सर हमारी आपके सोल्यूशन उठा के देख लें तो हम दूसरों से क्या सीखें, हम खुद से भी सीख सकते हैं। डेफिनेटली हम खुद से भी सीख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन हम इनसे बेहतर कर सकते हैं। हम इन इश्यूज़ को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। और ये ऐसे इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे पास लेसन्स बहुत हैं। जैसे आपने कहा हमारी हिस्ट्री हमारी आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो एक्शंस हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। वो कहते हैं कि वाइज इज़ द वन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। बिल्कुल। तो हमें वो वाइज स्टेट बनना पड़ेगा। चलें, इसी पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बल्कि मुझे फैज़ साहब की वो जो एक नज़्म है ना, सुबह आज़ादी, उसके आखिरी 2 मिसरे याद आ गए कि निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो इस पर हम इख्तिताम करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।